हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे आप सभी। आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल बायोफ्यूजन एकेडमी में। तो आज हमारा जो है फोर्थ लेक्चर है। इसमें आज हम देखेंगे मानव पोषण। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जो हमारा लेक्चर था वो लाइव प्रोसेस था, जैव प्रक्रम के बारे में। दूसरा जो हमारा था उसमें था पोषण। पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण कैसे होता है, ये सब उसमें था। फिर तीसरा जो हमारा लेक्चर था उसमें था प्रकाश संश्लेषण का, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, यानी कि प्रकाशीय अपक्रिया अप्रकाशीय अपक्रिया। उसके बाद हमने देखा था उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो था वो अमीबा में पोषण था, न्यूट्रिशन इन अमीबा। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। फिर आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो क्या है, मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन होते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसमें हम देखेंगे, जंतुओं में पोषण कैसे होता है, यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल। किसमें? न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम एनिमल की बात करेंगे। तो जो जंतु यानी जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। अपना भोजन वो स्वयं कभी नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, और दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, यानी दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। और जो मनुष्य है वो भी एक जीव है, ठीक है। यही सारी डिफिनेशन लिखी हुई है। तो जंतुओं में पोषण क्या होता है, जंतु क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। जंतु क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। तो जीव अपना भोजन स्वयं कभी नहीं बनाते हैं। वो क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं तथा अपना भोजन पौधों से या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? जंतुओं से प्राप्त करते हैं। मनुष्य भी जंतु है। क्या है? मनुष्य भी एक प्रकार का जीव है। अगर बात करें मनुष्य कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, भाई उनको भी सरवाइव करने के लिए भोजन चाहिए। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमको एनर्जी यानी कि ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे, हमारा शरीर कैसे काम करेगा? ठीक है। शरीर में बहुत सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो कैसे सुचारू रूप से चलेंगी? इन सब के लिए हमें क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन से हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा, जिससे हमारे सारे कार्य होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य जो है अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? मनुष्य अपना भोजन गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, सब्जी हो गई, फल हो गए, ये कहाँ से प्राप्त करता है? पौधों से प्राप्त करता है। अगर दूसरे भोजन की बात करें, यानी कि अन्य भोजन में जो ये उपयोग होते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, अंडे हो गए, ये किससे प्राप्त होता है? जीवों से प्राप्त होता है, यानी कि जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। और कुछ होते हैं जो सर्वाहारी यानी कि सर्वमांसाहारी भी होते हैं, जैसे मांस मछली आदि को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो मांस खाते हैं वो इनसे भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, जंतुओं में पोषण, ठीक है। इस टाइप से जंतुओं में पोषण होता है। फिर अगर हम आगे बात करें कि जीवों में पोषण को डिवाइड किया गया है कैटेगरी के अनुसार, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शाकाहारी, हर्बीवोरस, मांसाहारी, कार्निवोरस, सर्वाहारी, ओमनीवोरस। ये 3 कैटेगरी हैं पोषण की कौन सी? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। देखो, हम बाकियों की तरह मतलब बेमतलब की बातें करके घंटे 2-2 घंटे लेक्चर नहीं खींचना चाहते हैं। सीधे सीधे पॉइंट टॉपिक की बात करें और जो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आके हम यहाँ अपना ही बेमतलब की बातें किए जा रहे हैं, आपको पढ़ाने से ज़्यादा बेमतलब की बातें कर रहे हैं, नहीं। सीधी सी टॉपिक लाए, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे, बताएंगे, और कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मत समझना कि सर बहुत ज़्यादा समझाते नहीं हैं, ये है वो है, नहीं। हम सोचते हैं कि आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए, बेमतलब की बातें करने से क्या मतलब है, ठीक है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट लिख कर लाते हैं। और इसमें ऐसा मत समझो कि बहुत आसान है। लिख कर लाना, कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। तो जीवों में पोषण जो है, जीवों में जो पोषण है वो क्या होता है? शाकाहारी,
मांसाहारी और सर्वाहारी तीन तरह के पोषण होते हैं। हम बात करेंगे शाकाहारी यानी कि हार्बीवोरस की बात करते हैं। हार्बीवोरस हैं जो जीव अपना भोजन के रूप में पौधे तथा उनके उत्पाद को खाते हैं। मतलब शाकाहारी क्या है, भोजन के रूप में पेड़ पौधे तथा उनके उत्पाद यानी कि उनके फल, उनसे बने फल, ठीक है, उनके उत्पाद खाते हैं, क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गए, हिरन हो गए, बकरी हो गए, घोड़ा, ऊंट, गधा, हाथी, बंदर, गिलहरी, खरगोश, टिड्डा आदि। ठीक है, ये सब क्या है, शाकाहारी में आते हैं। क्या है, शाकाहारी में आते हैं। और मांसाहारी की बात करें, कार्निवोरस की बात करें, तो जो जीव केवल दूसरे जीव का मांस खाते हैं, क्या होता है, दूसरे जीव का मांस खाते हैं भोजन के रूप में, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। भाई एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाएगा तो क्या है, वो मांसाहारी है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या कौन कौन से आते हैं, शेर हो गए, चीता हो गए, मेढक हो गई, छिपकली हो गई, भेड़िया, सांप, बाज आदि। ये सब क्या है, मांसाहारी हैं। फिर बात करेंगे सर्वाहारी की। तो सर्वाहारी हैं, ओमनीवोरस हैं। क्या है, ओमनीवोरस हैं। जो जीव अपना भोजन पेड़ पौधे तथा जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, सर्वाहारी में सबसे पहले कौन से आते हैं, मनुष्य आते हैं। फिर क्या आता है, कौवा आते हैं, कुत्ता, भालू आदि। ये सब क्या है, सर्वाहारी हैं। ठीक है, क्या है, सर्वाहारी हैं, सर्वाहारी हैं। ये समझ में आ गया कि जीवों में पोषण को डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी में, कौन कौन से, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, फिर बात करेंगे, अब हम क्या बात करेंगे कि मनुष्यों में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में मतलब मनुष्यों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो मनुष्यों में इसको क्या बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, या बोल सकते हैं जिसको हम मनुष्य में पाचन तंत्र भी कहते हैं, इसको एक तरीके से पाचन तंत्र भी बोल सकते हैं, इसका नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगा, वो जो प्रोसेस होगा, क्या प्रोसेस होता है, अंताग्रहण, इंजेशन। पहला जो होगा इंजेशन, दूसरा क्या होगा, पाचन यानी कि डाइजेशन। इसमें अंताग्रहण में क्या होगा, इसमें हम फूड को ग्रहण करेंगे यानी कि खाने को खाएंगे और निगलेंगे, ये सब प्रक्रियाएं होंगी। फिर पाचन यानी कि भोजन हमारे पेट में गया, अब क्या होगा, भोजन का डाइजेशन यानी कि पाचन होगा, तो इसमें क्या देखेंगे, भोजन का पचना। फिर अवशोषण, उससे निकले गए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, सारी चीज़ें जो है उसका क्या होगा, अवशोषण होगा, सोखा जाएगा। फिर क्या होगा, स्वांगीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन, उसको तोड़ा जाएगा अच्छे से यूज करने के लिए। फिर क्या होगा, बहिष्करण या बहिक्षेपण, ये क्या होता है, इजेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी वेस्ट मटेरियल होता है, जो मल होता है, उसको क्या करते हैं, बाहर निकालने की क्रिया को क्या करते हैं, बहिक्षेपण या बहिष्करण। ठीक है, अब बात करेंगे कि जंतुओं में तथा मानव में पाचन, क्या जंतुओं में तथा मानव में पाचन की बात कर लें तो अगर इसकी बात करते हैं तो क्या होता है, अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होगा, इंजेशन, भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। मतलब भोजन है ये, ठीक है, अब इसको हम खाए, मुंह से निकले तो कहाँ, आहार नाल तक ले जाने को, यानी कि आहार नाल तक ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील यानी कि जो हैवी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, बहुत जटिल पदार्थ जो केमिकल होते हैं, उनको क्या होता है, तोड़ने के लिए अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्रीकरण को पाचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे बड़े हैवी कंपाउंड को छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ना क्या कहलाता है, एंजाइम द्वारा, उस पर एंजाइम एक्ट करेगा तो
रासायनिक अपक्रिया होगी और फिर क्या होगा, भोजन टूट जाएगा। जब भोजन टूट जाएगा तो उसको पचाने का कार्य होता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, डाइजेशन। अब बात करेंगे क्या हुआ, अंताग्रहण। क्या हुआ, मुख से हमने क्या किया, भोजन ग्रहण किया, कहाँ पहुंचाने में, ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नाल यानी कि आहार नाल। ये पूरा क्या है अपना आहार नाल है, ठीक है। ये क्या है, कर्णमूल यानी कि लार ग्रंथियां, क्या है, लार ग्रंथियां। यहाँ पे किसका पाचन होता है, स्टार्च का, स्टार्च का डाइजेशन होता है। कहाँ होता है, स्टार्च, जो स्टार्च है वो हमारे मुख से ही डाइजेस्ट होने लगता है। फिर क्या है, अधोहन, अधोहन तथा अधोजिह्वा लार ग्रंथियां, यानी कि तीन तीन पेयर की जो होती हैं वो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तीन पेयर इधर, तीन पेयर दोनों तरफ, तीन तीन पेयर, तीन तीन होती हैं, ठीक है। फिर ये क्या है हमारा ग्रसनी, क्या है, ग्रसनी। फिर ये क्या, ग्रासनाल, इसको क्या बोलते हैं, ग्रसिका, यानी कि ग्रासनाल क्या है, इसोफेगस, एसोफेगस है, क्या है, एसोफेगस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोफेगस। फिर भोजन कहाँ जाएगा, भोजन हमारा ग्रासनाल से होता हुआ अमाशय, अमाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा, अमाशय में। अमाशय में कहाँ से कहाँ जाएगा, ग्रहणी, कहाँ जाएगा, ग्रहणी। ग्रहणी से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ होता हुआ, एनस, बाहर, ठीक है। ये हमारा क्या है, यकृत। ये जो देख रहे हो पत्तीनुमा, ये क्या है हमारा, पित्ताशय, अमाशय। ये जो ऐसे बना हुआ है जे आकार का, जे आकार का, ये क्या है हमारा अमाशय है। उसके बाद सी आकार का जो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है, ग्रहणी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। सी आकार की होती, क्या होती है, सी आकार की होती है, ऐसे अर्धचंद्राकार, तो क्या बोलेंगे, सी आकार। और एक जस्ट उसके ग्रहणी और स्टोमक के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज, यानी कि अग्न्याशय। क्या होता है, अग्न्याशय। और जस्ट इसके बगल में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीहा, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लीहा। फिर ये क्या है, बड़ी आंत। ये जो बड़ी आंत का मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा बड़ी होगी इसलिए बड़ी आंत है, नहीं, उसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई छोटी आंत से ज्यादा है, जबकि लंबाई छोटी आंत की बड़ी आंत से ज्यादा होती। छोटी आंत ज्यादा लंबी होती है और बड़ी आंत उसके कम, छोटी आंत के कंपैरिजन में ज्यादा चौड़ी और मोटी होती है, इसलिए उसको बड़ी आंत बोलते हैं। छोटी आंत का जो इनर स्पेस है वो क्या होता है, बहुत पतला होता है, यानी कि नैरो पाइप होती हैं। अब जबकि बड़ी आंत जो है उसका जो इनर स्पेस है वो जो होता है चौड़ा होता है छोटी आंत के कंपैरिजन में, ठीक है। ये बड़ी आंत हो गया। अनुप्रस्थ बृहदांत, बृहदांत, आरोही बृहदांत, शेषास्त्र, शेषांत्र या इलियम, अरे सीधे बोलो इलियम यार। उड्डोक, कृम रूप, इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। मलाशय, ये क्या होगा, आरोही बृहदांत। असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, कॉलोन। इंग्लिश के नाम इससे अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे नाम इंग्लिश के हैं, बेटर है, ठीक है। ये पूरा देख लेना, ये स्ट्रक्चर आता है, वहाँ पे नाम लिखने के लिए आता है, ए बी सी डी करके दे देते हैं, फिर पूछते हैं ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, या पूरा स्ट्रक्चर बना के पाचन की क्रिया लिखिए, ये दे देते हैं। फिर अब हम बात करेंगे अवशोषण। किसकी बात करेंगे, हम अवशोषण की बात करेंगे। अब जो ऑप्शन होगा, फूड कहाँ चला गया, हमारे स्टोमक में। अब स्टोमक में जब चला गया तो क्या होता है, अब अवशोषण होगा, ठीक है।
ईसोफेगस, यहाँ देखो ईसोफेगस, ईसोफेगस से भोजन कहाँ आया, स्टोमक में, स्टोमक से कहाँ आ गया भोजन, भोजन गया ग्रहणी में, कहाँ गया, ग्रहणी सी आकार की होती है यानी कि ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से कहाँ गया, नीचे लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे से प्रेजेंट होती क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर रखी हुई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो अब ये क्या भोजन ऐसे 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 पाचन होगा, पाचन होगा, पाचन होगा, ऐसे घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, फिर आ जाएगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से हो करके नीचे एनस रेक्टम, ठीक। ये क्या है, पैनक्रियाज है, क्या है, पैनक्रियाज है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो इसे इसे हाईली क्वालाइड स्ट्रक्चर है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है, छोटी आंत है। और ये जो मोटा मोटा सा इसे इसे देख रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या, बड़ी आंत है, क्या है, बड़ी आंत है, ये गाल ब्लेडर है। गाल ब्लेडर मतलब पित्ताशय, गाल ब्लेडर मतलब पित्ताशय होता है, क्या होता है, पित्ताशय होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अवशोषण की, अवशोषण की अगर बात करें तो कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने अंदर अवशोषित करने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं, क्या, अवशोषण, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने अंदर अवशोषित करने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं, ठीक है। ये अवशोषण हो गया, अपना एब्जॉर्प्शन हो गया। अब बात करेंगे एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण की, अवशोषित भोजन को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण, उसे जीव द्रव्य के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। कि कोशिकाओं द्वारा भोजन मतलब अवशोषित हुआ, अब कोशिका उसको भोजन को ग्रहण करके उसे जीव द्रव्य के रूप में यानी प्रोटोप्लाज्म के रूप में विलीन करने की या डाइजेस्ट करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। अब बहिक्षेपण की बात करेंगे, शरीर से अपच पदार्थ या मल को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल थे, आप लोगों ने अमीबा में भी ऐसे पढ़ा था, ठीक है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, ठीक, ये उसमें भी था स्टेप और ये इसमें भी स्टेप है। अब बात करेंगे पाचन, ठीक है। अब बात करेंगे हम मनुष्यों के पाचन के बारे में बात करेंगे। मनुष्य के पाचन के बारे में अगर बात करें मनुष्य के बारे की पाचन की बात करें तो पाचन जटिल पोषक पदार्थों का जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं, क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। जटिल पोषक पदार्थों को माने जो जटिल हो, जो टूट नहीं रहे, जल अपघटन द्वारा, क्या, जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया को, क्या, सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं, क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। कोई जैसे मान लीजिए ये हमारा भोजन है, क्या है, भोजन है, अब हमने खाया इसको, ठीक है, इससे नहीं, चलो पेन से समझा देते हैं आप लोगों को। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, भोजन, क्या है, जटिल है, जल्दी टूटेगा नहीं। तो पहले क्या किया, दांत ने उसको अच्छे से चबाया, क्या किया, उसका बहुत छोटे छोटे एकदम खुरदरे बहुत एकदम लुगदी बना के अंदर भेज दिया। अब क्या होगा, इससे जो पदार्थ निकलेगा, क्या निकलेगा, पदार्थ, यानी कि अब उसका क्या है, वो जटिल हैं, पोषक पदार्थ क्या हैं, जटिल हैं। अब उनका क्या होगा, जल अपघटन होगा, क्या होगा, जल अपघटन होगा, क्या होगा, जल अपघटन होगा। और फिर वो क्या बन जाएंगे, सरल पोषक, सरल पोषक पदार्थ बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, सरल पोषक पदार्थ बन जाते हैं। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम पाचन कहते हैं, क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब बात करेंगे कि मनुष्यों में पाचन, तो मनुष्यों में जो पाचन है
मनुष्यों में पाचन की बात करेंगे तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नलिका होती है। क्या होती है? लंबी आहार नलिका होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नलिका होती है। यह 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुख से गुदा तक फैली होती है। क्या होती है? जो मुख से गुदा तक फैली होती है। इस आहार नाल के विभिन्न भागों में निम्न प्रकार के भोजन का पाचन होता है। एक आहार नाल होती है जो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है, ठीक है, मनुष्यों में पाचन के लिए। और इस आहार नाल के विभिन्न भागों में, यानी कि विभिन्न डिफरेंस लेवल पे डिफरेंस तरीके से भोजन का पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है, ठीक है। जैसे अब देखो, अब आहार नाल की बात करेंगे। आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन, ठीक है, क्या होगा? विभिन्न भागों में मुख गुहा में पाचन। पहले नंबर पर क्या आएगा? मुख गुहा में पाचन क्या होगा? इसमें स्टार्च का पाचन होता है। किससे? टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। मुख गुहा का पाचन हो गया। फिर ग्रास नली में पाचन क्या होगा? ग्रास नली में पाचन, ठीक है। क्रमांकुचन, ऐसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। फिर अमाशय में पाचन होगा। कहाँ होगा? अमाशय, अमाशय में पाचन होगा, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। फिर क्या होगा? छोटी आंत में पाचन होगा। क्या होगा? फिर क्या होगा? छोटी आंत में पाचन होगा। देखो, पहला पाचन जो है कहाँ है? मुख गुहा में पाचन। दूसरा क्या है? ग्रासनलिका में पाचन। तीसरा क्या है? अमाशय में पाचन। चौथा क्या है? छोटी आंत में पाचन, ठीक है। ये 4 स्टेप हो गए। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? मुख में पाचन, मुख गुहा, यानी कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। मुख में पाचन, मुख में दांत भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं। क्या सबसे पहले क्या होगा? हम भोजन खाएंगे तो हमारे जो दांत हैं उनको क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। और जिह्वा जो है लार की मदद से भोजन को अच्छी तरह मिलाती है। जो जिह्वा होती है, यानी जो जीभ होती है, वो भोजन को लार से अच्छी तरह मिलाती है, ठीक है। और ये भोजन लसलसा बनाती, क्या एकदम लेई जैसा भोजन बन गया, एकदम लुगदी। अब लार में उपस्थित एंजाइम क्या करते हैं? टाइलिन। लार में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? टाइलिन एंजाइम होता है, या एमाइलेज क्या होता है? ये मंड यानी कि स्टार्च के कणों को शर्करा में बदल देता है। यहीं से पाचन स्टार्ट होता है। मुख गुहा में पाचन किसका होता है? स्टार्च का पाचन होता है। किस में बदल जाता है? शर्करा में बदल जाता है। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? टाइलिन नामक एंजाइम लार ग्रंथियों से निकलती है, जो मुख गुहा में स्टार्च के कणों का पाचन करके शर्करा में बदल देती है। कौन से शर्करा में बदल देती है? जैसा फूड होगा वैसी शर्करा में वो बदल जाएगा। मान लीजिए ग्लूकोज है, मान लीजिए स्टार्च है, तो वो क्या गुलूकोज में बदल जाएगा। वो उसमें फ्रैक्टोज, आप फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रैक्टोज में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे चेंज होते रहते हैं टाइलिन से। टाइलिन क्या करेगा? वो सिंपल सी बात है, स्टार्च के कणों का मुख में पाचन करता है। कहाँ से स्रावित होते हैं? तो तीन यानी कि टोटल मान लीजिए 3 पेयर हमारे पास क्या है? लार ग्रंथियां हैं, जिससे क्या स्रावित होता है? टाइलिन स्रावित होता है। वो एंजाइम है एक प्रकार का, ठीक है। इससे क्या पाचन होगा? स्टार्च का किस में बदलेगा? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शर्करा में बदल जाएगा। अब हम बात करेंगे ग्रसिका। ग्रसिका क्या होती है? यानी कि ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस ये हमारा क्या? मुख गुहा का पाचन हो गया। अब कहाँ आ गया? फूड ग्रसनी से होकर अब कहाँ आ गया? ग्रसिका में, यानी कि ग्रास नली में आ गया। ये क्या है? ईसोफेगस है। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? ईसोफेगस है। क्या है? ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस है। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? अगर इसमें बात करें तो ये भोजन को अमाशय के भीतर ले जाने में सहायता करती है। क्या करती है? भोजन को अमाशय के भीतर ले जाने में
सहायता करती है, क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, सहायता करती है। और ग्रासिका की पेशियों का क्रमतः फैलना एवं सिकुड़ना क्रमानुकुंचन कहलाता है। यानी कि जो ईसोफेगस है, ग्रास पाइप है, ग्रासिका यानी कि ईसोफेगस है। मान लीजिए ये ईसोफेगस है, आपने वो वाली पाइप देखी जो एक छल्लेदार पाइप आती है, ठीक है, ऐसे उसमें रिंग बनी होती है, छोटी छोटी रिंग बनी होती है, तो आप उसमें कुछ चीज़ डालिए तो वो अटक अटक के ऐसे बढ़ बढ़ के ऐसे ऐसे नीचे जाती है। उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रमांकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमांकुचन कहते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका है। अब भोजन आ रहा है तो भोजन नीचे कैसे जाएगा, ये ऐसे सिकुड़ेंगी, फूलेंगी, सिकुड़ेंगी, फूलेंगी, सिकुड़ेंगी, फूलेंगी। ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन कहलाते, क्रमानुकुंचन कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, खाना मान लीजिए यहाँ है तो ये फूला, अब क्या हुआ, स्पेस डायलेट हो गया। अब स्पेस बढ़ गया ना, जब स्पेस बढ़ गया तो वो नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो एक फिर सिकुड़ेंगी, जब सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, वो भोजन नीचे जाएगा। अब फिर खुलेंगी, फिर भोजन नीचे जाएगा, फिर बंद हो जाएंगे। ऐसे क्रिया को क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथियां नहीं होती। क्या, ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली में, इस नली में कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ग्रास नली में कोई ग्रंथियां पाचन की नहीं प्रेजेंट होती हैं। क्या, नहीं प्रेजेंट होती हैं, नहीं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ईसोफेगस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ईसोफेगस हो गया। ये हमारा एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम है जो नामांकित भी है। इसमें क्या है देखते हैं, ये कंप्लीट डायग्राम है। ठीक है, डाइजेशन का। मुंह, ये क्या है, मुंह। मुंह में क्या होते हैं, तालू, जिह्वा, अलजिह्वा, जीभ, दांत, ये चार होते हैं। क्या होते हैं, चार होते हैं। ठीक है, ये चार होते हैं। तो ये जो है हमारा क्या था, कंप्लीट डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि कंप्लीट पाचन तंत्र है। सॉरी, यह कंप्लीट पाचन तंत्र है। ठीक है, ये जो कंप्लीट पाचन तंत्र है, इसमें मुख में क्या होगा, तालू होगी, अलजिह्वा होगी, जीभ होगा, दांत होंगे। ठीक, ये क्या मुख के हैं। फिर क्या है, लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, अधोजिह्वा। अभी अभी चिंबुकीय कर्णपुर होते हैं। ठीक है, ग्रसनी, ये क्या है, भोजन यहाँ से जहाँ निकला जाता है जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होती है, ग्रसनी होती है। इसको ग्रास नली बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस के बाद जो आता है हमारा क्या होता है, आमाशय यानी कि स्टोमक। ईसोफेगस से फूड होता हुआ यानी खाना होता हुआ कहाँ आता है, आमाशय में आता है। आमाशय में आकर के खाना कहाँ जाता है, ग्रहणी, जो सी आकार की होती है उसको इंग्लिश में हम ड्यूडेनम बोलते हैं। और जो स्टमक होता है वो जे आकार का होता है। ठीक है, और जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना आमाशय के पीछे, जस्ट आमाशय के पीछे ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, अगन्याशय है। क्या है, अगन्याशय है। और ये क्या, अगन्याशय वाहिनी यानी कि पैनक्रिएटिक डक्ट, पैनक्रिएटिक पाइप बोल लो या पैनक्रिएटिक डक्ट बोल लो। पित्त वाहिनी, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट यहाँ से आता है, हेपेटो पैनक्रिएटिक। और ये जो बाइल डक्ट यानी कि पित्त रस की जो
क्या है, पित्त वाहिनी जो है और जो अग्न्याशयी वाहिनी है जहां पर मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो किसके लिए यूज होता है, हेपेटो हमारा लीवर के लिए यूज होता है। अब हम लीवर की अगर बात करें तो लीवर जो है यकृत, ये लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। फिर लीवर में क्या एक स्ट्रक्चर होता है जो बाइल कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है। क्या है वो, हमारा गाल ब्लेडर है। बाइल क्या काम में आता है, बाइल जो हमारा है यानी कि बाइल जूस, वो क्या काम में आता है, जैसे मान लीजिए भोजन स्टमक से होकर के जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ड्यूडेनम में यानी ग्रहणी में जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, भोजन के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करके बेसिक बनाना है। क्या बनाना है, बेसिक बनाना है भोजन को, क्योंकि जब स्टमक में भोजन होता है तो हाईली एसिडिक मीडियम स्टमक का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका pH जो होता है 7.4 होता है, यानी नहीं एसिडिक मीडियम होगा तो 3.4 या मान लीजिए 3 to 3.5 तक हो सकता है। ये क्या होता है, हमारा एसिडिक मीडियम, हाईली एसिडिक मीडियम होता है अग्न्याशय आमाशय में जो भोजन होता है, यानी कि हाईली अम्लीय भोजन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें अम्लीयता की मात्रा होती है। तो वो क्या करेगा, अगर ग्रहणी में सीधे चला गया पाचन के लिए तो जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है जिससे कवर्ड होते हैं ऑर्गन, मतलब कोई डैमेज ना हो ऑर्गन में, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो बहुत ही कंसंट्रेट होता है और हाईली एसिडिक मीडियम का होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, बाइल जूस जो है क्या निकालते हैं, बाइल निकालते हैं, जो क्या करता है, बाइल जो क्या करता है, HCl को न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, HCl को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। अब जब HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो भोजन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, यानी बेसिक मीडियम में हो जाएगा। अब जब बेसिक मीडियम में हो जाता है तो भोजन कहाँ से बढ़ता है, ग्रहणी से बढ़ता है। भोजन ग्रहणी से हो करके छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है छोटी आंत में। जब छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है वो बड़ी आंत में भेज दिया। अब बड़ी आंत में क्या होगा, जल का अवशोषण होगा। क्या होगा, जल का अवशोषण होगा, ठीक है। ये बड़ी आंत है। अब ये बड़ी आंत में मान लीजिए अब सारी चीजें डाइजेस्ट, सब कुछ डाइजेस्ट होगा। अब क्या बचेगा, जो बेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा बचेगा, ठीक है, वो कहाँ से निकल जाता है, गुदा से, यानी कि एनएस से हमारा जो है मल बाहर हो जाता है, ठीक है। अब हम उसको बाहर कर देंगे क्योंकि वो बेस्ट प्रोडक्ट हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये सारा कंप्लीट डाइजेशन यानी कि कंप्लीट पाचन का चित्र है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे, देखो अब बात करेंगे किसमें, आमाशय में पाचन। किसकी बात करेंगे, हम आमाशय में पाचन की बात करेंगे। ये जो है ये क्या, ईसोफेगस की पाइप है जो किससे कनेक्टेड होती है, ईसोफेगस की पाइप है जो किससे कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड ये होती है हमारी आमाशय से, ठीक है। ये क्या है, हमारा आमाशय है। क्या है, आमाशय है, यानी कि स्टोमक। ये क्या है, हमारा स्टोमक है। इसमें क्या प्रेजेंस होता है, इसमें यहाँ पे गैस्ट्रिक रूगे प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक रूगे प्रेजेंट होती है। जब भोजन आता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, तब HCl का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, भोजन ऐसा नहीं कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमेशा बनता रहता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। जब भोजन आएगा तभी HCl का फॉर्मेशन होता है। जब हम कुछ खाते हैं तभी HCl बनता है, ठीक है। क्या बनता है, तभी HCl बनता है। यहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं, यानी कि एक वाल्व लगे होते हैं जो कि अब मान लीजिए HCl ज़्यादा बन गया तो ऐसा थोड़ी है कि ऊपर आ जाएगा, नहीं ऊपर नहीं आ, क्योंकि यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जो किसी चीज़ को ऊपर आने से रोकता है। और ये मान लीजिए ये स्फिंक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जो HCl को नीचे जाने से रोकता है। क्या होता है, HCl को नीचे जाने से रोकता है, ठीक।
ये स्ट्रक्चर समझ लिया आप लोगों ने। अब हम अमाशय में पाचन की बात करते हैं। अमाशय में पाचन की बात करेंगे जब, तो ये क्या होता है, जे आकार की एक थैली नुमा संरचना होती है। क्या होती है? जे आकार की एक थैली नुमा संरचना होती है। क्या होती है? थैली नुमा संरचना होती है, ठीक है। और भोजन क्रमाकुचन गतियों द्वारा पीसा जाता है, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट द्वारा भोजन का पिसाई होती है, भोजन की पिसाई होती है, तो उसको तोड़ा जाता है खूब, ठीक है। जब भोजन ग्रास नली से होकर अमाशय में पहुंचता है, ठीक है। अब भोजन कहाँ से पहुंचा? ईसोफेगस से। भोजन ईसोफेगस से कहाँ पहुंचा? ग्रास नली से कहाँ से पहुंचा? अमाशय में पहुंचता है। तो जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे हम क्या बोले थे अभी, गैस्ट्रिक रूगे प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि गैस्ट्रिक रूगे प्रेजेंट होती हैं। अब वो एक्साइटेड, यानी कि एक्साइटेड होंगे तो क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और जठर रस में 97.99% यानी कि 97.99% जल, श्लेष्म तथा एचसीएल तथा पेप्सिन एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं जठर रस में? अमाशय में बात करेंगे तो क्या क्या होता है? 97.99% जल होता है। फिर श्लेष्म होता है, यानी कि श्लेष्म जिसको हम क्या, एक चिपचिपा पदार्थ कह लीजिए, जो म्यूकस जैसा, म्यूकस मान लीजिए, जैसे हम निकालते हैं ना, स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो एक चिपचिपा टाइप से पदार्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं, ठीक। ऐसे ही श्लेष्म होता है। क्या होता है? श्लेष्म होता है। तो जल होगा, जल कितना होगा? 97.99% जल होता है। फिर श्लेष्म होता है, फिर एचसीएल, पेप्सिन एंजाइम होते हैं। चार चीजें प्रेजेंट होती है। क्या? जल, श्लेष्म, एचसीएल तथा पेप्सिन एंजाइम, ये चार चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि वयस्क मनुष्यों में, हाँ एक चीज और, यहाँ पे क्या होता है, जब बेबी इन्फेंट होता है, यानी कि नवजात शिशु होते हैं, एक से मान लो 1 से 3 साल के बीच में ज़्यादातर की बात करें तो उनमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो रेनिन होता है। वो क्या करता है? दुग्ध प्रोटीन यानी कि कैसिन दुग्ध प्रोटीन को, ठीक है, तोड़ता है। दुग्ध प्रोटीन को वो तोड़ता है और डाइजेस्ट कर लेता है। उसको तोड़ने का, जबकि वयस्कों में क्या होता है, जो रेनिन होता है, जो दूध के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम लोगों में ना के बराबर होता है, यानी कि कम ही होता, नहीं पाया जाता, ये भी कह सकते हैं। वयस्कों में रेनिन नहीं पाया जाता है, रेनिन की कमी होती है, ठीक, वयस्क मनुष्यों में। अब क्या मैंने बताया था, एचसीएल की वजह से जठर रस अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? जठर रस अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्योंकि एचसीएल जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है और हाई कंसंट्रेट होता है, क्योंकि उसमें डाइल्यूशन कम होता है, जल की मात्रा कम होती है एचसीएल में, ठीक है। जिसका पीएच क्या होता है? लगभग 3.5 के आसपास मान लो। जिसका पीएच 1.5 टू लेकर 3.5 होता है, जो हाईली एसिडिक मीडियम होता है, ये समझ लो, ठीक है। क्योंकि भोजन को पाचन करने के लिए, तोड़ने के लिए एसिड की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या है, अग्न्याशय में यानी कि स्टमक में क्या है, वो हाईली एसिडिक मीडियम कंसंट्रेट होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन होता है एचसीएल का, जिससे हमारा भोजन पाचन हो सके। अब भैया बहुत से लोग पूछेंगे एचसीएल का है सर? अरे भैया एचसीएल सीधा सा सिंपल सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अब ये मत पूछ लेना सर एचसीएल बोल रहे हैं, एचसीएल बोल रहे हैं, क्या है? नहीं, एचसीएल का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। अब अमाशय में पाचन की बात हो गई। अमाशय में पाचन के बाद हम देखते हैं क्या है, अब उसके एचसीएल के कार्य देखेंगे। भाई अमाशय में पाचन हो रहा है तो एचसीएल करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, इन सब के कार्य हमें देखने हैं, ठीक है। अब हम बात करें तो एचसीएल के कार्य की अगर बात करते हैं, एचसीएल भोजन के साथ आए जीवाणु एवं सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। मान लीजिए हमने भोजन खाया, उसमें कोई जीव, बैक्टीरिया या पैरासाइट कुछ भी है, ठीक है,
तो उसको क्या करेगा, उसको मारेगा, क्योंकि वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए वो HCl जो होता है उन पे एक्ट करता है और खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और फिर HCl की बात करें तो HCl का काम होता है भोजन को सड़ने से बचाना। क्या? भोजन को सड़ने से बचाना। HCl क्या प्रोटेक्ट करता है? फूड को सड़ने से बचाता है, ये उसका प्रिवेंशन है, ठीक है। HCl जो होता है, HCl क्या करता है? प्रोपेप्सिन तथा प्रोरेनिन को उत्तेजित करता है। क्या करता है? प्रोपेप्सिन तथा प्रोरेनिन को उत्तेजित करता है, ठीक है, यानी कि एक्टिव करता है। ये दोनों क्या हैं? प्रो एंजाइम्स हैं। कौन कौन से प्रो एंजाइम्स होते हैं? प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, ये क्या है? प्रो एंजाइम है। और HCl जब एक्ट करेगा इन पे, यानी कि HCl एक्ट करेगा तो क्या हो जाएंगे? उत्तेजित हो जाएंगे। उत्तेजित होकर के प्रोपेप्सिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। प्रोपेप्सिन किस में कन्वर्ट होगा? HCl के एक्टिवेशन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है, भोजन को तोड़ेगा और प्रोटीन पर कार्य करेगा, ठीक है, उसे प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए काम करता है। अब फिर प्रोरेनिन की बात करेंगे। प्रोरेनिन HCl के साथ एक्ट करेगा, HCl एक्टिव करेगा, तो प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रेनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो दूध से प्रोटीन अलग करना, ठीक है, काम करती है। भाई दूध है, उसको फाड़ के उसका प्रोटीन अलग करने के कार्य में आते हैं। ये केवल बच्चों में प्रेजेंट होता है, अच्छे से याद रखना। रेनिन बच्चों में प्रेजेंट होता है, यानी कि बच्चों में पाया जाता है। इन्फेंट यानी कि 1 से लेकर के 3 साल तक मान लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। और जब हम एडल्ट हो यानी कि वयस्क हो जाते हैं तो हमारे में ना के बराबर होता है, यानी या कह लो पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेप्सिन। पेप्सिन अब क्या है? एंजाइम है। तो अब क्या करेगा? वो प्रोटीन, भोजन के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए काम में आता है। अब क्या करेगा? पेप्सिन एक्ट करेगा HCl के साथ, तो क्या प्रोटीन किस में बदल जाएंगे? पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड। किसमें बदल जाएंगे? पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड में बदल जाते हैं, ठीक है। कौन क्या बदलेगा? प्रोटीन्स किस में बदलेंगे? पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड में। प्रोपेप्सिन किस में बदल जाता है? HCl के साथ रिएक्ट करके पेप्सिन में बदल जाता है। प्रोरेनिन HCl के एक्टिवेशन से क्या बनते हैं? रेनिन बनता है, ठीक है। ये क्या है? HCl के कार्य। मान लो पेपर में आता है कि HCl के क्या कार्य हैं, समझाइए, ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या कार्य हैं, ये बताइए। तो आप ये पूरा लिख सकते हैं कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवों, पैरासाइट या बैक्टीरिया, जो भी भोजन के साथ आ रहा है उसको मारने का कार्य करते हैं, ठीक है। भोजन को सड़ने से बचाता है। और क्या करता है? HCl प्रो एंजाइम्स जो कि प्रोपेप्सिन तथा प्रोरेनिन है उनको उत्तेजित करता है, और प्रोपेप्सिन पेप्सिन में कन्वर्ट बदल जाता है, और प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाता है, जो कि अब फिर क्या होगा? प्रोटीन्स, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स पर क्रिया करेगा। क्या करेगा? पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड में ये बदल जाते हैं। क्या होते हैं? बदल जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दुग्ध प्रोटीन। हाँ, अब क्या है? रेनिन भाई दुग्ध प्रोटीन है, ठीक, को तोड़ करके क्या निकालते हैं? पैरा केसिन। दुग्ध प्रोटीन हमारी कौन सी होती है? केसिन प्रोटीन क्या है? दुग्ध प्रोटीन है, जो दूध में पाई जाती है, ठीक है। वो क्या होता है? रेनिन एक्ट करेगा भाई, रेनिन एक्ट करेगा, अब दूध फट गया तो उससे क्या निकल लेगा? पैरा केसिन प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन। और कैल्शियम, ठीक है, पैरा केसिन में बदल जाता है। अमाशय में भोजन कितनी देर रहता है? 3 से 5 घंटे अमाशय में भोजन रहता है। कितनी देर? 3 से 5 घंटे में। सभी प्रक्रियाओं के कारण भोजन भूरे रंग की लुगदी बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद भोजन भूरे रंग की लुगदी बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? काइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? काइम, ठीक है। कभी कभी आ जाता है काइम किसे कहते हैं, तो लिख देना है। अमाशय के पाचन के बाद भोजन भूरे रंग की लुगदी बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, सभी इन प्रक्रियाओं के बाद, ठीक है।
क्या बोलेंगे, हम काइम बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन, ठीक है। यानी कि छोटी आंत, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी व क्षुद्रांत में पाचन की क्रिया, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी कि मान के चलो छोटी आंत सबसे लंबी होती है। कितनी लंबी होती है भाई, ठीक है, 8 से 10 मीटर में ये कितनी लंबी होती है। सबसे ज्यादा लंबी तो यही होती है 6.5 मीटर। कितनी, 6.5 मीटर लंबी छोटी आंत होती है। छोटी आंत समझ के हमारे सामने बहुत छोटी होती है ना, 6.5 मीटर होती है, ठीक है। और ये बहुत पतली होती है, यानी कि कहने का मतलब ये बहुत पतली नैरो होती हैं, और इसमें जो इनर स्पेस होता है बहुत कम होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इनको छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। ये अधिक कुंडलित होती हैं, क्या होती है, हाईली कोलाइड स्ट्रक्चर होता है, अधिक कुंडलित होती हैं, ठीक है। लंबाई कितनी है, 6.5 मीटर। अब ये कैसे रखी, हाईली कोलाइड में स्ट्रक्चर, क्या है, ऐसे 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 कोलाइड में रखी है, यानी कि कुंडली में रखी है, एक कुंडली बनी हुई है जिसमें ये रखी हुई हैं, ठीक। अब भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है, क्या, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है, यानी कि यहाँ सी आकार की होती है ऐसे, ठीक है। छोटी आंत में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है छोटी आंत में, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सब का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। किस किस का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का पूर्ण पाचन होता है। कहाँ पे, छोटी आंत में, ठीक है। ग्रहणी में पित्त रस और अग्न्याशयी रस भोजन में मिलते हैं। क्या होता है, ग्रहणी में पित्त रस और अग्न्याशयी रस भोजन में मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं, भोजन में मिलते हैं, ठीक है। क्षुद्रांत की दीवारों से, क्षुद्रांत की दीवारों से अग्न्याशयी रस का श्रावण होता है, यानी अग्न्याशयी रस का श्रावण होता है। पैनक्रियाटिक जूस का श्रावण होता है, ठीक है। छोटी आंत के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे पित्त रस, यानी कि बाइल जूस। क्या है, बाइल जूस बच्चों। बाइल कहाँ से निकलता है, गाल ब्लेडर से। गाल ब्लेडर कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर के जस्ट बिलो, लीवर जस्ट बिलो गाल ब्लेडर, ऐसे दोनों अटैच होते हैं ऐसे, ठीक है। मान लो ये लीवर है और गाल ब्लेडर क्या हो, ऐसे, गाल ब्लेडर, लीवर, गाल ब्लेडर, ठीक। तो ये क्या है जो हरा हरा देख रहे हो, क्या है, गाल ब्लेडर। क्या है, क्या है, ये गाल ब्लेडर है। क्या है, गाल ब्लेडर है। और ये देखो, ये गाल ब्लेडर की बाइल डक्ट, यानी कि बाइल डक्ट है, कहाँ पे जुड़ी हुई है, पैनक्रियाज से एक डक्ट आई है जो जुड़ी हुई है, उसको क्या, ये दोनों जहां जुड़ती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। एक होती है जहां पे ओपनिंग होता है पैनक्रियाटिक डक्ट का, ये क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है पैनक्रियाज, ठीक है। तो इसमें दो डक्ट होती हैं, एक पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, एक हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट होती है, जो लीवर से, यानी कि जो गल ब्लैडर से आई हुई डक्ट दोनों मिलती हैं, वहाँ पे हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट होगा, और एक सिंगल डक्ट होगा ओपनिंग, जिसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये लीफी लाइफ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें ये क्या है, पैनक्रियाज है। क्या है, पैनक्रियाज है। क्या है, पैनक्रियाज है, ठीक है। अब हम बात करें पैनक्रियाज की, अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो पित्त रस, यानी कि बाइल जूस, पैनक्रियाज की बात नहीं, सॉरी, गल ब्लेडर की बात हो रही, गल ब्लेडर की बात हो रही, तो पित्त रस का श्रावण करती हैं, ठीक है। पित्त रस क्या होता है, पित्त रस क्षारीय होता है। क्या होता है, पित्त रस क्षारीय होता है। इसका पीएच जो है 7.7 होता है। कितना होता है, 7.7 होता है, ठीक है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है, पता नहीं, वसा यानी कि फैट का इमल्सीकरण करता है, फैट को मथता है और तोड़ता है, छोटे छोटे
पैकेट में। फैट जो आता है वो बड़े पैकेट में होके आता है। फैट जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उसको क्या होता है, बड़े, मान लीजिए फैट आया पैक होकर के बड़े पैकेट में। अब ये क्या करेगा, इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन करेगा। क्या करेगा, फैट को मथेगा खूब। जैसे मथनी देख रहे हैं ना, ऐसे मथेगा। अब जब मथेगा तो फैट का होगा, टूट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। और एक काम और होता है, क्या होता है, भोजन की अम्लीयता को दूर करता है। क्या करता है, अम्लीयता को दूर करता है। यानी कि जो आमाशय से भोजन निकलता है ना, वो क्या होता है, हाईली एसिडिक मीडियम, यानी कि हाईली एसिडिक मीडियम होगा, यानी कि अम्लीयता से परिपूर्ण होगा। अब वो उसका, क्योंकि वहाँ पे अम्ल ज़्यादा था, अब उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि इसका पीएच जो 7.7 है, उसका 1.5 टू 3.5 के आसपास अप्रॉक्स होता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ आंत की क्रमांकुचन गति को बढ़ाता है। ये आंत की क्रमांकुचन गति को बढ़ाता है। क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाता है, ठीक है, डाइजेशन के लिए। अब हम बात करेंगे पित्त लवण। यहाँ पे क्या निकलता है, पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखता है। क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रहता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है भैया, एक गुड होता है, एक बैड होता है। ज़्यादा तो नहीं बताएंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, बट हाँ ये जान लो, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है भैया बहुत घातक है, ये समझ लो। अगर जा करके ब्लड के आर्टरीज में, यानी कि मान लीजिए हार्ट के ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट की आर्टरी से आता है। कौन सी आर्टरी से, कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती। अब भैया मान लो क्या हुआ, मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी में ब्लड ये जम गया कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, फैट डिपोजिशन हो गया। अब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये मेजर जो है हार्ट अटैक का कारण कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, ये समझ लो। आप समझे, ये बहुत घातक है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये फैट के डिपोजिशन से बनता है, यानी कि फैट वसा जमा हो जाती है। और भी कारण होते हैं, कैल्शियम का भी डिपोजिशन हो जाए। ये सब बातें ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताई जाएंगी। हाँ, बट ये जान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक नॉर्मल रेंज तक वैरी करता है तो बहुत अच्छा होता है। पर अगर मान लीजिए बढ़ने लगा तो वो क्या करता है, हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए परेशानी खड़ी कर देता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा मेंटेन करके रखिए फैट को। ज़्यादा फैट और यानी वसा ज़्यादा मत खाइए, डाइजेस्ट नहीं होता है फैट, ठीक है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। बाइल जूस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ओनली बाइल जूस होते हैं, ठीक है। इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। बाइल जूस हैव नो एनी एंजाइम टू प्रेजेंस, ठीक है, समझ गए, डाइजेस्ट फूड। बाइल जूस में कोई एंजाइम भाई प्रेजेंट है ही नहीं, समझ लो अच्छे से। पता चले पेपर में बोल लिया भैया बाइल रस आ गया, तुम कह रहे नहीं बाइल जूस में भैया एंजाइम प्रेजेंट होता है। बाइल रस में सर जी बताए थे एंजाइम प्रेजेंट, ना, एंजाइम नहीं होता है। केवल बाइल रस क्या क्या काम करेगा, क्षारीय होता है, इसका पीएच 7.7 होता है। वसा का इमल्सिफिकेशन यानी इमल्सीकरण करेगा, भोजन की अम्लीयता को दूर करेगा, क्रमांकुचन गति को बढ़ाता है, ठीक है। पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखता है। कि पित्त लवण यानी कि बाइल साल्ट, जिसको हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, बाइल साल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है, हमारे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कि जहर के समान मान लीजिए। ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। आरबीसी के ब्रेकडाउन से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे क्या बोलते हैं, पित्त लवण। ये सब भाई हाईली टॉक्सिक हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और 2-4 हैं, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसको तो हम अभी बता ही चुके हैं। ये सब क्या है, बहुत हाईली टॉक्सिक होते हैं, तो इनको घुलनशील बनाए रखने में मदद करता है कि यहाँ एक प्रॉपर रेंज में वेरी करे, बाकी शरीर से बाहर निकलता रहे, ठीक है। और इसमें क्या है, कोई एंजाइम भी नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, अग्न्याशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस की बात कर लेते हैं। अब हमारा आ गया पैनक्रियाज, ठीक है। क्या आ गया, पैनक्रियाज। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 डक्ट प्रेजेंट होती हैं, एक पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, एक लीवर से निकल के जो डक्ट आती है
हेपेटिक डक्ट जो मिलती है वहाँ पे एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर और लिवर डक्ट, हेपेटिक डक्ट मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है। और एक पैनक्रियाटिक डक्ट होती है जिससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। और यहां से क्या निकलेगा? पैनक्रियाटिक जूस। यहां से क्या निकला? पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि एंजाइम निकला। और एक वहां से क्या निकलेगा? क्या निकलता है? ग्लूकागान हो गया। ये सब क्या अल्फा बीटा, ये जो वो होते क्या बोलते हैं उसको, इंसुलिन, हार्मोन्स। हाँ, एक हार्मोन स्रावित करता है, एक ग्लैंड हार्मोन, जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो हार्मोन स्रावित करती है, और दूसरी जो ग्लैंड है वो एंजाइम स्रावित करती है। क्या करती है? एंजाइम को स्रावित करती है। ठीक है, तो ये दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी ये दोनों तरह के कार्य करता है। क्या करते हैं? दोनों तरह के कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आग्नेयाशयी रस के बारे में। आग्नेयाशयी रस के बारे में बात करें तो इसमें 96% क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? 96% जल होता है। और शेष पाचक एंजाइम तथा लवण होते हैं। क्या होते हैं? शेष पाचक एंजाइम तथा लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण होते हैं। अब हम बात करें तो पित्तरस कैसा होता है, इसका मतलब नेचर कैसा है। तो पित्तरस जो है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय, बेसिक होता है। ठीक है। अगर इसकी पीएच की बात करें हम तो 7.5 से लेकर के 8.3 होता है इसका पीएच, यानी कि बहुत ज़्यादा ये बेसिक हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्षारीय है ये। ठीक है, ये एकदम क्षारीय कह लीजिए। और इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कौन सा है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है। शेष अधपचे प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। मान लीजिए प्रोटीन और पेप्टोन्स बने। क्या बना? प्रोटीन और पेप्टोन्स बने। अब ये क्या है? अधपचे प्रोटीन है, इनका पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ। प्रोटीन का पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ। अब जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करेगा? तो प्रोटीन और पेप्टोन्स को तोड़ेगा, छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा, और फिर क्या बनाएगा? एमिनो अम्ल, यानी कि एमाइनो एसिड। क्या बनेगा? एमाइनो एसिड बनेगा। ठीक है, एमाइनो एसिड बनेगा। फिर दूसरा जो हमारा आता है वो है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदलता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की शर्कराएं, जैसे कि अभी लिखा होगा, दिखाते हैं क्या होगा। विभिन्न प्रकार की शर्कराएं, मान लीजिए फ्रैक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, ऐसे कई सारी शर्कराएं होती हैं। ठीक है, तो उनको मतलब ऐसे कई सारी शर्कराएं होती हैं। आप उनको क्या होगा? उस शर्करा है, यानी कि वो एक बड़ा पैकेट कंपाउंड है। आप उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम ये तोड़ेंगे तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। स्टार्च को भी ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। स्टार्च कहाँ से डाइजेस्ट होने लगता है? वहाँ मुख से स्टार्च का ही पाचन होने लगता है। क्या होता है? शर्करा में बदलने लगती है। मान लीजिए कुछ बच गया तो यहाँ पे पैनक्रियाज में क्या होता है? जब पहुँचता है पैनक्रियाज जूस तो क्या करते हैं? उसको स्टार्च को भी ग्लूकोज यानी कि शर्करा में बदलने लगता है। शर्करा और स्टार्च को क्या करेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हमारा एक, मान लीजिए 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाले यौगिक हैं। जो स्टार्च है और शर्करा है ये सब 6 कार्बन से ज़्यादा के यौगिक हैं, जो कि डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए इनको तोड़ करके 6 कार्बन में लाया जाता है। अब ये क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ऐसे पाचन होता है। शर्करा और मंड क्या है? शर्करा और मंड है। क्या है? शर्करा और मंड है। शर्करा और मंड को एमाइलोट्रिप्सिन या एमाइलेस क्या कन्वर्ट कर देता है? किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब तीसरा एंजाइम जो है वसा पाचक एंजाइम है। कौन सा है? वसा पाचक एंजाइम, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। इसको क्या बोलते हैं हम? फैट डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट डाइजेस्टिव एंजाइम बोलेंगे। ठीक है,
जैसे कि लाइपेज या स्टीएप्सिन वसाओं पर क्रिया करके, लाइपेज या स्टीएप्सिन वसाओं पर क्रिया करके वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। फैटी एसिड जो है, यहाँ पे देखो वसा पे क्या एक्ट किया, कौन सा एंजाइम वो किया, रिएक्ट किया, लाइपेज या स्टेप्सिन, ठीक है। और किसमें वसा टूट गया, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल में, यानी कि ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में टूट गया। क्या, फैटी एसिड। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इंग्लिश में फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हिंदी में ना याद रहे वहां पे पेपर में, तो आप लिख सकते हैं कि फैट जो है, फैट लिखिए, और इस पे कौन रिएक्ट किया, लाइपेज रिएक्ट किया, और किस में बदल गया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसमें बदल गया, ग्लिसरॉल में बदल गया, ठीक है। ये याद रख सकते हैं आप। और एक एक्स्ट्रा है न्यूक्लिएज। इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्लों को पाचन कर लिया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं डीएनए मटेरियल होता है, उसका क्या होता है, न्यूक्लिएज पाचन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, आप लिख लीजिए, आ गया तो लिख लीजिएगा, कोई ऐसा बात नहीं है। न्यूक्लिएज क्या करता है, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है, सिंपल सी बात, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अग्न्याशय क्या होगा, अग्न्याशयी रस के बारे में फिर से एक बार अच्छे से देख लें। अग्न्याशय में क्या होता है, 96% जल पाया जाएगा, कितने, 96% जल पाया जाएगा। और बात करें तो उसमें शेष पाचक एंजाइम तथा लवण होते हैं। क्या होते हैं, शेष पाचक एंजाइम तथा लवण, यानी कि पैनक्रिएटिक सॉल्ट होते हैं, ठीक है। पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच जो है 7.5 टू 8.3 होता है। क्या होता है, 7.5 टू 8.3 होता है। इसमें निम्न एंजाइम, तीन छोड़ो, निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत से एंजाइम होते हैं, ठीक है। हम तीन ही क्यों बताएं, बहुत से एंजाइम होते हैं। अभी एक चार्ट है, आप उसमें देख सकते हैं, बहुत सारे एंजाइम दिए गए हैं, उसमें चार्ट भी लेके आए हैं। तो पहला हो गया हमारा प्रोटीन पाचक एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ये क्या करेंगे, अधपचे प्रोटीन जो होते हैं, जिसे पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। वो पॉलीपेप्टाइड तो एकदम डाइजेस्ट वाला है, तो इसमें क्या, प्रोटीन्स, मान लीजिए जो प्रोटीन्स डाइजेस्टेड नहीं हुए, यानी कि मान लीजिए टर्सरी प्रोटीन, जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, और एक चौथा होता है क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो उनको क्या करेंगे, अधपचे जो प्रोटीन है उनको क्या करेगा, तोड़ेगा। प्रोटीन्स और पेप्टोन्स क्या, ट्रिप्सिन तोड़ेगा और किस में बना देगा, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन का पाचन जब होता है तो किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। और फिर कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जो है विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड यानी स्टार्च को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, एमाइलोट्रिप्सिन या एमाइलेज के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वसा पाचक एंजाइम यानी फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। किसमें, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करेंगे तो क्या होता है, लाइपेज वसाओं पर क्रिया करके वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। लाइपेज या स्टीएप्सिन, ये एंजाइम जो होते हैं यानी कि वसा पर क्रिया करके किस में बदल जाएंगे, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल में वसा को कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लिएज की, तो न्यूक्लिएज क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों को पाचन करते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों का डाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शेष पाचन क्षुद्रांत या शेषांत इलियम में पूरा होता है। किसमें, इलियम में पूरा होता है। क्षुद्रांत से आंत ग्रंथियों से आंत रस निकलता है, जिसे हमने बताया ना एंजाइम्स, इरेप्सिन हो गया। तो इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन तथा उसके आयो यानी अमीनो अम्ल में बताया ना, लास्ट में क्या होगा, अमीनो अम्ल का पाचन हो जाएगा। माल्टोज, इनोर्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब क्या करते हैं, माल्टोज क्या करेगा, जो हम अनाज खाते हैं उसकी शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इनवर्टेज इससे क्या, इनवर्टेज कौन सा चीज परिवर्तित करता है, आई थिंक याद था, छोड़ो इनवर्टेज की बात। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित। लैक्टेज हमारे दूध का वो है, क्या शर्करा है, दुग्ध शर्करा है, तो उसको किस में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज में, ठीक है। इन सबको क्या करता है,
ये सारे एंजाइम हैं, माल्टोज, इन्वर्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब क्या है, एंजाइम हैं और क्या कार्य करते हैं, शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। लाइपेज क्या है, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये तो अभी हमने बता ही चुके हैं। वसा, वसा को भाई फैट वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर लाए थे कि हाँ आपको समझाएंगे, वहां पे भी मैंने समझाया। देखो ये क्या है अपना गाल ब्लेडर, क्या है गाल ब्लेडर। ठीक है, ये आदमी है, ये आदमी खड़ा है, देखो ये गाल ब्लेडर है, ये हमारा पैनक्रियाज है, ये टेल है, ये बॉडी है पूरी, ये हेड है इसका, क्या हेड बॉडी टेल, तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, हेड बॉडी टेल। और ये क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, ऐसे 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 जो बना हुआ है, ये क्या होते हैं, लोब्यूल होते हैं। और ये क्या होती है, पैनक्रिएटिक डक्ट होती है। ठीक है। आप जब ये बाइल गाल ब्लेडर से जो ये आती है, क्या एक डक्ट आती है और यहाँ पे पैनक्रियाज की एक डक्ट होती है, तो ये जब खुलती है यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हेपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। ये और ये क्या कॉमन बाइल डक्ट है, हरे वाली कॉमन बाइल डक्ट है, पीली वाली जो है ये सेसी पैनक्रिएटिक डक्ट है। इसमें इससे क्या श्रावण होता है, हार्मोन्स का श्रावण होता है। ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे जहाँ खुलती है एक ओपनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल पैप्लिया। ठीक है। ग्रहणी होती है, ग्रहणी में ओपनिंग होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनल पैप्लिया। ठीक है। और जो हमारा सी आकार का, ये यहाँ से ऐसे सी आकार का है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर बना भी आप लोग लेंगे, समझ भी लेंगे, पेपर में आप अच्छे से लिख भी लेंगे, आई होप। अब एक आ जाता है काइल, जैसे वहां पे हमने देखा था, पूछा था काइम किसे कहते हैं, ऐसे कभी कभी पूछ लेता है काइल किसे कहते हैं। ठीक है। तो पाचन के पश्चात पूर्ण रस से पचा हुआ भोजन, पूर्ण रूप से यानी कि पाचन के पश्चात पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत के रसांकुरों द्वारा अवशोषित हो जाता है। छोटी आंत द्वारा सोख लिया जाता है सब कुछ। अब क्या है, अवशोषित तरल पदार्थों में लिम्फ तथा वसा उपस्थित होते हैं। अवशोषित पदार्थ, अवशोषित तरल पदार्थ में लिम्फ तथा वसा उपस्थित होते हैं। जो दूधिया रंग का तरल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। ठीक है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि काइल किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी पूछ लिया काइम किसे कहते हैं, या काइम और काइल में अंतर बताइए, क्योंकि एक ही नाम होता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, काइम काइल में कंफ्यूजन आती है। ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बड़ी आंत या बृहदांत। ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, इसका मानो पोषण में, मानव पाचन में। ठीक है। पोषण नहीं, पाचन कह लीजिए, मानव पाचन में। तो हम बड़ी आंत की बात करेंगे, बृहदांत। बृहदांत बड़ी आंत इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये जो होती है, ये छोटी आंत के कंपैरिजन, छोटी आंत की तुलना में तो ये लंबाई में छोटी होती है, और छोटी आंत की तुलना में इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। क्या होती है, चौड़ाई, गर्थ, गर्थ ज्यादा होती है। क्या होती है, गर्थ ज्यादा होती है, यानी कि ब्रिथ, ब्रेथ या गर्थ, गर्थ ज्यादा होती है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, इनर स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है। इनर स्पेस ज्यादा, और यहाँ से छोटी आंत शुरू हो, छोटी आंत से बड़ी आंत शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक। बड़ी आंत अधिक चौड़ी तथा कम लंबी होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। जो भोजन पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो, उसको भेज दिया जाता है। जहां अधिकांश दीर्घ रूप यानी कि बिलाई, बिलाई प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं, दीर्घ रोम बिलाई प्रेजेंस होते हैं। लवण तथा जल का अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लवण तथा जल का अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लवण तथा जल का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है। शेष पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर मल के रूप में त्याग दिया जाता है। शेष पदार्थ गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है। ये क्या है, एनस है, यानी गुदा द्वारा है। अब क्या है, शेष पदार्थ मल के रूप में त्याग दिया जाता है। ठीक है। ये हमारी बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत के कार्य हो गए। ठीक।
हाँ, अब देखो ये क्या है, अपनी बड़ी आंत है। ठीक है, ये क्या है, ये असेंडिंग कॉलॉन, वहां हिंदी में भी दिया हुआ था। ठीक, ये क्या है अपना ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, सिग्माइड कॉलॉन, और ये जो पूंछ जैसा ऐसे निकला है इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये क्या है अपना रेक्टम है, क्या है, रेक्टम है। हाँ, ये सारणी है, ये सारणी है, सारणी चलो देख लो अच्छे से, क्योंकि इसमें सारे एंजाइम दिए हुए हैं, क्या किससे क्या निकलता है, कौन सा रस निकलता है। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो मान लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पाचक ग्रंथि का नाम, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से सबसे पहले क्या है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से स्रावित रस का नाम, क्या निकलता है, कौन सा रस निकलता है, लार निकलता है। और उसमें कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। कार्य क्षेत्र ये कहाँ पे कार्य करती है, मुख गुहा में, यानी मुख में पाचन करती है। और किसको पचाती है, मंड यानी कि स्टार्च को पचाती है। किसको पचाती है, स्टार्च को। किसको पचाती है, स्टार्च को पचाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जठर ग्रंथियां। ठीक है, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। उसमें क्या प्रेजेंट होती है, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन भी प्रेजेंट होता है। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है, ये अमाशय में कार्य करती है। कहाँ करती हैं, अमाशय में। और इनका काम क्या है, क्या पचाती हैं, ये जो पचाती हैं, प्रोटीन हो गया, दूध हो गया, वसा हो पचाने में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है, प्रोटीन, दूध, वसा पचाने में सहायक होती हैं। यकृत जो है यानी कि लीवर है, लार ग्रंथि का नाम लीवर है, लीवर है। लीवर से क्या निकलता है, लीवर से नहीं, गाल ब्लेडर से क्या निकलता है, पित्तरस लीवर से भी निकलता है। इसमें कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। इसका कार्यक्षेत्र ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम में होता है। वसा पचाने में सहायक होती है, फैट का एमल्सिफिकेशन करने में सहायक होती हैं, पीएच मेंटेन करने में सहायक होती हैं। ठीक है, सारे ये जनरल बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, वो सब लिखी हुई पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगन्याशय, अगन्याशय की बात करें तो अगन्याशय की बात करें तो अगन्याशय ग्रंथ से क्या निकलती है, अगन्याशयी रस निकलता है। क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। सारा फंक्शन कहाँ पे होता है, ग्रहणी पे होता है। ठीक है, और क्या करते हैं, ट्रेप्सिन प्रोटीन के अयवों को पचाता है, एमाइलेज मंड तथा उसके अयवों को पचाता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है, अब बात करेंगे आंत्र रस, यानी कि आंत्र रस से क्या, आंत्र रस से क्या निकलता है, आंत ग्रंथियों से आंत्र रस निकलता है। क्या निकलता है, आंत्र रस निकलता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एंजाइम होती है, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। छोटी आंत इरेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन के अधपचय अवयवों को पचाती है। माल्टोज क्या करती है, छोटी आंत में माल्टेज माल्टोज को पचाती है। लैक्टेज क्या करती है, छोटी आंत में लैक्टोज को पचाती है। सुक्रेज क्या करती है, छोटी आंत में सुक्रोज को पचाती है, शर्करा में बदलती है। लाइपेज क्या करती है, छोटी आंत में वसा का पाचन करती है। किसका पाचन करती है, वसा का। ये सब शर्करा में बदल, ग्लूकोज, शर्करा को ग्लूकोज में बदलती है। ये क्या है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदल देती है। और वसा को किस में बदल देती है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। एक तो अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत प्यारा आज हमने आप लोगों को आज समझा, बहुत क्लियर, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, थैंक यू। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। कल हमारा जो सेशन होगा, हम पढ़ेंगे मानव दांत, और क्या पढ़ेंगे, लीवर यानी यकृत। ठीक है, ये टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट है पाचन के
नज़र से अगर देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से तैयार भी होना चाहिए आप लोगों को। इसमें आप लोगों के लिए मैं ऐसा कंटेंट लाता हूं जिसमें आप लोगों को कोई भी बेमतलब की चीज़ें देखनी ना पड़े। पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करिए, याद करिए और लिखिए, ठीक है, और अच्छे नंबरों से आप पास होइए। ये नहीं कि आप पूरा बुक खोल के बैठे हैं, सर समझ में ही नहीं रहा क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं करना, वो सब चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हम आपको क्या लिखा रहे हैं वो आप देखिए, समझिए, पढ़िए, याद करिए। आपको कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये चीज़ें कहाँ से लिखनी है, इसका इतना पैराग्राफ दिया, इसमें क्या लिखना है, कुछ समझ में नहीं, ये सब आप मुझ पे छोड़िए। हम हैं ना आप लोगों के लिए, जितना हो सकेगा उतनी कोशिश आप लोगों के लिए, उतनी मेहनत करते हैं हम, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और ऐसा मत समझिए कि मतलब पेपर अभी बहुत दिन नहीं, हर दिन ऐसा समझिए कि कल ही एग्जाम है। ऐसे तैयारी करिए तभी आप सक्सेस होंगे अच्छे से, ठीक है। तो एक बार चलो आप लोगों को थोड़ी सी प्यारी सी 2-4 लाइनें क्लास ख़त्म करने से पहले सुना दी जाए, है ना। क्लास ख़त्म करने से पहले प्यारी सी शायरी कुछ सुना दी जाए। ठीक है, सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे प्यारी सी शायरी? थोड़ी मोटिवेशनल ही सुनाते हैं अभी, नहीं तो बहुत सी शायरियाँ हमारे पास, बहुत कुछ सुनाने के लिए पड़ा हुआ है। धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, पहले मोटिवेशनल से स्टार्ट होती हैं, पढ़ो, जुनून पैदा रहे ताकि अच्छे से पढ़ाई हो सके। चलो सुनाते हैं फिर। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, कि डरने वालों को यहाँ मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो बच्चों किसी चीज से डरिए मत, आप लड़िए उस चीज से, ले जिस चीज से आपको डर लग रहा है बिल्कुल आप उस चीज से लड़िए, बेझिझक होके लड़िए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है या कोई सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके वो आप बहुत अच्छा उसमें कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब चले हमको फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है, हमने फिजिक्स बंद कर दिया, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, केमिस्ट्री बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपके लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ में आ रहा है। तो आप किसी चीज़ से अगर डर रहे हैं तो उस डर को आप लड़कर जीतिए, ऐसे नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है।